नमस्कार साथियों, दिव्य ज्ञान के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है ग्रीस मिश्रा और आप देख रहे हैं सहायक अध्यापक LT पर आधारित हमारी विशेष सीरीज शिक्षण अभिरुचि, जिसका आज का टॉपिक है अभिप्रेरणा या फिर जिसे अंग्रेजी में कहते हैं मोटिवेशन। तो आइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा शब्द जो है अंग्रेजी समानार्थक शब्द मोटिवेशन से लिया गया है। ठीक है, तो अभिप्रेरणा है मोटिवेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम MOTUM मोटम या मूवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ है टू मूव अर्थात गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से हम अगर बोलें तो सबसे पहले अभिप्रेरणा शब्द अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन से लिया गया है, जो कि लैटिन भाषा के मोटम या मूवियर शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या फिर गति प्रदान करना। इस प्रकार अभिप्रेरणा वह कारक है जो कार्य को गति प्रदान करता है। इसी प्रकार दूसरे शब्दों में अभिप्रेरणा एक आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। इसीलिए अभिप्रेरणा ध्यानाकर्षण या लालच की कला है जो किसी व्यक्ति में कार्य को करने की इच्छा एवं जिज्ञासा उत्पन्न करती है। शिक्षा एक जीवन पर्यंत चलने वाली क्रिया है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तथा प्रत्येक क्रिया के पीछे एक बल कार्य करता है और इसी बल को हम मोटिवेशन कहते हैं या फिर इसे हम प्रेरक बल कहते हैं। इस संदर्भ में प्रेरणा एक बल है जो प्राणी को कोई निश्चित व्यवहार या निश्चित दिशा में चलने के लिए बाध्य करती है। तो मोटिवेशन क्या है? एक फोर्स है, एक एक्सटर्नल फोर्स है, या फिर एक्सटर्नल फोर्स भी हो सकता है, इंटरनल फोर्स भी हो सकता है, लेकिन वो एक ऐसा फोर्स है जो किसी भी कार्य को करने के लिए बल प्रदान करता है। तो इससे संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, देखें। सबसे पहले स्किनर, बड़ी इंपॉर्टेंट परिभाषा है, बहुत जगह पूछी भी गई है। जो अभिप्रेरणा सीखने का सर्वोत्तम राजमार्ग है, या फिर हम कह सकते हैं जो अभिप्रेरणा सीखने के लिए नेशनल हाईवे का काम करता है। तो अभिप्रेरणा सीखने के लिए क्या है? नेशनल हाईवे का काम करता है। इसी प्रकार गुड कहते हैं अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने जारी रखने की प्रक्रिया है। तो गुड क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अभिप्रेरणा किसी कार्य को जारी रखने, शुरू करने और नियंत्रित करने। तो तीन चीज़ें होती हैं इसमें दो ही चीज़ें दे रखी हैं। क्या क्या चीज़ें हैं? आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने। तो तीन चीज़ें इसमें आती हैं। इस परिभाषा में दो लिखा है, एक आरंभ करना है, शुरू करना है, और उसके साथ जारी करना है, और उसके साथ है नियंत्रित, कंट्रोल करना। तो पूरी प्रक्रिया अभिप्रेरणा है, ये कहते हैं गुड। अगली परिभाषा मैकडूगल की है। मैकडूगल कहते हैं कि अभिप्रेरणा वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं जो किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। तो इन परिभाषाओं को आपने ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में हूबहू परिभाषाएं आती हैं, उसके टर्म्स आपने याद रखने हैं, और वो टर्म्स किसने कहे हैं इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। अगली परिभाषा वुडवर्थ की। वुडवर्थ कहते हैं कि अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। ये कहा है वुडवर्थ ने। तो अभी हमने क्या पढ़ा? अभिप्रेरणा के बारे में पढ़ा। कहाँ से लिया गया है? अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से लिया गया, लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया, और उसका आशय क्या होता है। उसके साथ साथ हमने पढ़ा जो मोटिवेशन से संबंधित जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। अब हम आगे जो है अभिप्रेरणा से संबंधित वन लाइनर क्वेश्चन करेंगे, और उसके बाद हम आज 90 क्वेश्चन करेंगे मोटिवेशन से संबंधित। तो सबसे पहले हम वन लाइनर देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम जो इसके PYQ बोल सकते हैं या फिर इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उन पर आएंगे। तो सबसे पहले वन लाइनर पर देखते हैं। आप चाहे तो इन्हें नोट्स भी कर सकते हैं, या फिर आप खाली समय में हेडफोन लगा के इन्हें सुन सकते हैं। तो सबसे पहले है इसमें वन लाइनर में अगर हम आएँ, अभिप्रेरणा अंग्रेजी भाषा के किस शब्द का हिंदी अर्थ है? तो मोटिवेशन का। तो मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? मोटम, या फिर इससे पहले हमने बताया था मोटम बताया था, या फिर इसी को हमने क्या बताया था? एक दूसरा शब्द था मूवियर। मोटम है या फिर मूवियर है, तो इसका ध्यान रखिएगा। दो शब्द हैं, या मोटम आ सकता है या मूवियर आ सकता है, जिसका अर्थ होता है टू मूव या गति प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। कौन से प्रेरक वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं? तो कौन से प्रेरक होते हैं? ये होते हैं अर्जित।
ठीक है। ये जन्मजात प्रेरक नहीं होते हैं, अर्जित होते हैं, जो वातावरण के संपर्क में जाने से विकसित होते हैं। इसी प्रकार व्यक्ति जन्म के साथ कौन से प्रेरक लेके आता है, तो जन्म के साथ जो वो प्रेरक लेके आते हैं उन्हें कहते हैं सामाजिक प्रेरक। बाह्य प्रेरक कौन से हैं, जो हम बाहर से देते हैं, जैसे दंड एवं आरोप, किसी पर को दंड दिया उसकी वजह से वो कार्य कर रहा है तो बाह्य प्रेरक हो गया। पुरस्कार हो सकता है या फिर उसकी प्रशंसा हो सकती है, सम्मान हो सकता है, तो ये क्या होते हैं, बाह्य कारक होते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं। तो अभिप्रेरणा से व्यवहार में क्या चेंजेस आते हैं, उत्सुकता बढ़ती। आप देखोगे उत्सुक है अगर कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने के लिए, इसका मतलब उसका सीधा संबंध अभिप्रेरणा से है, यानी वो अभिप्रेरित हुआ है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण हैं, ये हमने अभी बता दिया, उत्सुकता। अगला प्रश्न है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत क्या आता है, तो अर्जित जो हम बाद में अर्जित करते हैं, जिनकी वजह से हम किसी कार्य को करने के लिए जो है उत्सुक होते हैं, तो उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, उनमें आती हैं जीवन लक्ष्य व मनोवृत्तियाँ, मद व्यसन, आदत की व्यवस्था, ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। अगला प्रश्न है वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या उसे घटाता है, उसे कहता है अभिप्रेरणा। तो एक प्रकार की अभिप्रेरणा की परिभाषा है कि वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या उसे घटाता है, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। तो एक प्रकार का कैटलिस्ट जो होता है, उत्प्रेरक भी यही काम करते हैं। जैसे समीकरण, किसी समीकरण की गति को बढ़ाने या घटाने का काम उत्प्रेरक करते हैं, उसी प्रकार किसी कार्य को करने के लिए उत्साह को बढ़ाना या घटाना, ये कार्य भी अभिप्रेरणा का होता है। अगला प्रश्न है बालक किसी कार्य को अपनी इच्छा से करता है तो वो कैसी अभिप्रेरणा है, वो सकारात्मक अभिप्रेरणा है। अपनी इच्छा से कर रहा है तो इसका मतलब पॉजिटिव, आप अपने आप में मोटिवेशन है। अगला प्रश्न है स्वधारण प्रेरक क्या होते हैं। जो स्वधारण प्रेरक होते हैं वो होते हैं चेतावनी पूर्वक आंतरिक धारणा, ये आती है स्वधारण प्रेरण के अंतर्गत। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। जो अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक हैं, आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर, रुचि, संवेगात्मक स्थिति। तो आवश्यकताएं, आकांक्षा स्तर एवं रुचि, संवेगात्मक स्थिति, ये सभी अभिप्रेरणा को क्या करती हैं, डायरेक्टली अफेक्ट करती हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के कितने सिद्धांत होते हैं। तो अभिप्रेरणा के जनरली 6 सिद्धांत होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, 1 नंबर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा के लेविन का सिद्धांत किस पर आधारित है। लेविन है, कर्ट लेविन, उन्होंने जो है अपना जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत दिया है वो किस पर आधारित है। तो उनका जो सिद्धांत आधारित है उसमें आती हैं अधिगम के संयोग, गतिशील प्रक्रिया, स्मृति, व्याख्या, भग्नाशा, आकांक्षाओं के स्तर तथा निर्णय पर आधारित है कर्ट लेविन का अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अगला प्रश्न है मूल प्रवृत्ति अभिप्रेरणा सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है। तो मूल प्रवृत्ति की बात करते हैं मैकडूगल, तो इन्होंने जनरली 14 मूल प्रवृत्तियों की बात की है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा का कौन सा सिद्धांत जो संकल्प शक्ति पर बल देता है। तो संकल्प शक्ति पर बल देने वाला अभिप्रेरणा का सिद्धांत है ऐच्छिक सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रेरणा का मुख्य स्रोत है। प्रेरणा का जो मुख्य स्रोत है वो है चालक, प्रोत्साहन, उद्दीपक, या फिर हम इसे कह सकते हैं NDIA, इस तरीके से इसे लिखते हैं NDIA, या फिर A को हम या फिर A या M, इसे ऐसा लिख सकते हैं। तो N से आता है नीड, आवश्यकता, D से ड्राइव, चालक, उसके पश्चात I का मतलब होता है इंसेंटिव, जिसे उद्दीपक कहते हैं, A होता है एराउजल और M होता है मोटिव या फिर मोटिवेशन। तो ये सभी चीज़ें आती है प्रेरणा के स्रोत के अंतर्गत। अगला प्रश्न है प्रेरणा का मुख्य स्थान है कहाँ है, यानी प्रेरणा का मुख्य स्थान कहाँ प्रेरणा उपयोगी हो सकती है। तो सीखने में उपयोगी होती है, लक्ष्य प्राप्ति में उपयोगी होती है और चरित्र निर्माण में उपयोगी सिद्ध होती है अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है प्रेरणा किस प्रकार की होती है। तो प्रेरणा हमेशा सकारात्मक भी हो सकती है और नकारात्मक भी हो सकती है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं। अभिप्रेरक उत्पन्न होते हैं, तो अभिप्रेरक है, हमें हो सकता है जन्म से भी उत्पन्न होते हैं और इसके साथ वो बाद में अर्जित भी होते हैं। कुछ अर्जित होते हैं अभिप्रेरक और कुछ जन्म से भी होते हैं, तो दोनों चीज़ें इसमें होती हैं। आगे बढ़ते हैं। वह कौन सी विधि होती है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बताया जाता है। तो हमने इसके बारे में पहले पढ़ा हुआ है, जिसमें पहले उदाहरण आता है और बाद में नियम आता है, तो ये आगमन विधि होती है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है, वो होती है निगमन विधि।
इसी प्रकार देखो, सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि। तो जो प्रदर्शन विधि होती है यह एक सिद्धांत है। इसमें देखो, किसी चीज़ को पहले देखना, लुक, सुनो, लिसन और समझो, अंडरस्टैंड। तो ये 3 चीज़ें जो है जिस विधि के अंतर्गत आती हैं उस विधि को बोलते हैं प्रदर्शन विधि। अगला प्रश्न है देखो, सुनो और बोलो। अब देखो थोड़ा अंतर है, पहले उसमें देखो, सुनो, समझो प्रदर्शन विधि में आता है। इसी प्रकार देखो, सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो ये देखो, बोलो भी आ गया है तो इसमें आ जाता है प्रयोगात्मक विधि। तो देखो, सुनो और बोलो आता है प्रयोगात्मक विधि। इसी प्रकार कंफ्यूज इसमें मत होना, देखो, सुनो और समझो 2 चीज़ें कॉमन है। देखो, सुनो पहले वाले में समझो, समझना है तो प्रदर्शन विधि, और फिर अगर बोलना है तो आप प्रयोग, उससे बोलना एक प्रकार का प्रयोग है तो प्रयोग विधि के अंतर्गत ये आता है। इसी प्रकार किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो शिक्षण सूत्र आगमन विधि में यूज होता है। इसी प्रकार करके सीखने में कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि हो सकती है, और भी विधियाँ होती हैं, ठीक है, तो जो करके सीखने पर बल देती है। अगला प्रश्न है किंडरगार्टन विधि, जिसके अंदर LKG व UKG आते हैं, उसके जनक कौन है? उसके जनक है फ्रोबेल। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। तो किंडरगार्टन विधि के जो जनक हैं वो फ्रोबेल माने जाते हैं। अगला प्रश्न है मोंटेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? जैसा नाम से स्पष्ट हो रहा है मोंटेसरी, तो मोंटेसरी के जनक हैं वो हैं डॉक्टर मारिया मोंटेसरी, जो कि इटली की रहने वाली थी। यह विधि इंद्रियों या फिर ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल देती है। हम जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं हमारी, उनके प्रशिक्षण पर बल देती है मोंटेसरी विधि, जिसकी जनक है डॉक्टर मारिया मोंटेसरी। अगला प्रश्न है खेल पद्धति के जनक कौन है? तो खेल पद्धति के जनक मेनली माने जाते हैं हेनरी क्राल्डवेल कुक। तो ये खेल पद्धति के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन प्रणाली के जो जनक हैं वो है कुमार या फिर कुमारी, जिसे हेलन पार्कहर्स्ट। तो हेलन पार्कहर्स्ट आप ध्यान रखना डाल्टन पद्धति के जनक हैं। अगला प्रश्न है बच्चों में आधारित आत्मचेतना अवस्था का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से है? जिसमें आत्मचेतना की बात हो रही तो इसका मतलब वह अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसमें आत्मचेतना अवस्था होती है। और ये आपस में क्या होती तो है, लेकिन वो क्या होती है? आधारहीन होती। आत्मचेतना अवस्था होती है लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है। उस आधारहीन आत्मचेतना अवस्था की अवस्था को हम किशोरावस्था कहते हैं। अगला प्रश्न है डिस्लेक्सिया संबंधित है। डिस्लेक्सिया पढ़ने से संबंधित विकार के अंतर्गत आती है। इसी प्रकार श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्मुक्त किया जा सकता है? तो श्यामपट्ट को दृष्टि साधन के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि उसे हम देखते हैं आगे। इसी प्रकार व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की ... होती है। तो क्या होती है? नाम मात्र भूमिका होती है। ये कह रहा है कि व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की भूमिका होती है, लेकिन बहुत कम भूमिका होती है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है अच्छी लिखावट। तो अगर अच्छा लिखा होगा तो बच्चों का ध्यान सबसे अच्छा श्यामपट्ट पर जाता है। उसी प्रकार बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो तरल मोजेक मॉडल दिया था कैटल ने। अगला प्रश्न है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? यानी कि जो 4 अवस्थाएं दी हैं बुद्धि की, बौद्धिक अवस्था की, वो दी है जीन पियाजे ने। तो उसे हम SPCF के नाम से भी जानते हैं। S हो गया सेंसरी मोटर स्टेज, P हो गया प्री ऑपरेशनल स्टेज, C हो गया कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज और F हो गया फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो 4 स्टेज दी थी, ये दी थी जीन पियाजे ने। इसी प्रकार डिसकैलकुलिया का संबंध है, नाम से लग रहा है कैलकुलिया, कैलकुलेशन से संबंधित है, तो यानी कि आंकिक अक्षमता से या फिर गणितीय अक्षमता से संबंधित है। अगला प्रश्न है शिक्षा में समावेशन का क्या अर्थ है? तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ है सभी विद्यार्थियों को शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। इसमें सभी चीज़ें आएंगी, जिसमें अच्छे पढ़ने वाले भी आएंगे, जो पढ़ने में कमज़ोर हैं वो भी आएंगे, जो किसी प्रकार से जिनमें कुछ कमियां हैं वो भी आएंगे। तो सभी लोगों को एक साथ लाना, मुख्य धारा में पढ़ाना, वही शिक्षा में समावेशन होता है। अगला प्रश्न है आरबी कैटल की तरल बुद्धि तुल्य है, तो यानी कि किससे संबंधित है? तो यह है आपकी वंशानुगत कारकों से संबंधित है। आरबी कैटल की तरल बुद्धि जो उसने सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है ब्रूनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो जो ब्रूनर थे वो थे संज्ञानवादी। इसी प्रकार कौन सा सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत जीव विधि के हर क्षेत्र पर बल देता है। अगला प्रश्न है गेस्टाल्ट का अर्थ है। तो गेस्टाल्ट एक प्रकार का समुदाय है जिसका अर्थ होता है संपूर्ण या समग्र।
अगला प्रश्न है प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था गुथरी, या फिर इसे गुथरी भी कहते हैं, गुथरी। अगला प्रश्न है स्वयं स्व सिद्धांत किसने दिया? तो ये स्व सिद्धांत दिया था कार्ल रोजर ने दिया था। अगला प्रश्न है आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? नीड थ्योरी जिसे कहते हैं, जिसमें 5 स्टेजेस होती हैं, 5 स्टेजेस होती हैं, वो दिया था अब्राहम मैस्लो ने। अगला प्रश्न है अधिगम का अर्थ क्या है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अगला प्रश्न है अधिगम से क्या तात्पर्य है? मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। तो जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तनों को अधिगम कहते हैं। ये परिभाषा हो सकती है। अधिगम पूर्ण कब होगा? कोई भी अधिगम कब पूर्ण होगा? जब मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाए, जैसे परिभाषा से स्पष्ट है। संज्ञान किसे कहते हैं? नाम से स्पष्ट हो रहा है, संज्ञान, जिसे हम संधन ज्ञान यानी ज्ञान के साथ, या फिर हम इससे कह सकते हैं किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। ज्ञान को अपने में लेना उसे संज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो वो हैं वॉटसन। अगला प्रश्न है मनोविज्ञान के जनक कौन हैं? तो मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं सिगमंड फ्राइड, जिन्होंने मनोविश्लेषणात्मक जो है सिद्धांत भी दिया था। अगला प्रश्न है, अब ये हमारे जो क्वेश्चन थे अभी तक, इन्हें हम 1 लाइनर क्वेश्चन कर रहे थे। अब हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं ये जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आप इन्हें करिएगा। आपको ये क्वेश्चन अवश्य ही आपको मदद करेंगे, ऐसी हमें उम्मीद है। आगे बढ़ते हैं सीधा इसके अंतर्गत हम 90 क्वेश्चन करने वाले हैं, और इस टॉपिक में से मैं सोचता हूँ कि इन 90 क्वेश्चन में से एक दो क्वेश्चन जो आने वाले हैं इन्हीं में से आएंगे, क्योंकि उतना बड़ा टॉपिक है नहीं। अगर है भी तो इसमें वो चीज़ कवर हो जाएगी। तो आप ध्यान रखिएगा, हम जल्दी से करेंगे क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन है, टाइम ज़्यादा लगेगा। हम कोशिश करेंगे कि कम टाइम में हमें जो है पता चल जाए। अगला प्रश्न है, सीधा हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है। तो अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण कौन सा है? द्विया स्वप्न है, भग्नाशय है, कुसमायोजन है, उत्सुकता है। तो अभिप्रेरणा का सीधा संबंध उत्सुकता से होता है। उत्सुक व्यक्ति ही अभिप्रेरित है, ये हमें पता चलता है। अगर वो उत्सुक है इसका मतलब वो अभिप्रेरित है। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा का वह सिद्धांत जो कि संकल्प शक्ति पर बल देता है, तो वो कौन सा सिद्धांत कहलाता है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? तो ये सिद्धांत है ऐच्छिक सिद्धांत। ठीक है, तो हम सीधा आंसर पर जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा अगर हम ऑप्शन पर अगर बोलेंगे तो उसमें ज़्यादा टाइम लगेगा, तो हम सीधा आंसर पाएंगे। किस वैज्ञानिकों ने अधिगम विधि के रूप में बाह्य प्रेरणा की तुलना में आंतरिक प्रेरणा को निरंतर बताया है? यानी कि बाह्य प्रेरणा की तुलना में अधिक आंतरिक जो प्रेरणा होती है उसको जो है बेटर बताया है, यानी कि वो जो है ज़्यादा फायदेमंद है, ये बताया है। तो इसे बताने वाले हैं प्रेक्षा, रॉबिन्स और हॉलोक्स, जो ये थे, इन्होंने बताया था कि बाह्य प्रेरणा की तुलना में आंतरिक प्रेरणा अधिगम के लिए ज़्यादा सहायक सिद्ध होती है। अगला प्रश्न है, प्यास एक तरह की क्या है? देखो, आवश्यकता तो है, लेकिन ये चक्रीय आवश्यकता। चक्रीय आवश्यकता इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बार बार लगती है। अभी ऐसा नहीं कि अभी आपने पानी पी लिया तो अब आपको प्यास लगी नहीं, दोबारा लगेगी, आपको दोबारा पानी पिएंगे, तो एक प्रकार का चक्र टाइप का बनेगा, तो चक्रीय आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा में अभिप्रेरित या अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? तो देखिएगा, इसमें उपलब्धि प्रेरणा वृद्धि हेतु भी किया जा सकता है, तनाव कम करने के लिए भी किया जा सकता है, और उच्च स्तरीय स्पर्धा डालने हेतु भी कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राजेश गणित की समस्या को हल करने के लिए पूरी तरह से संघर्ष कर रहा है। उसका आंतरिक बल जो उसे उस समस्या को पूरी तरह से हल करने के लिए विवश करता है, ... के रूप में जाना जाता है। तो एक प्रकार की क्या अभिप्रेरणा है, यानी कि प्रेरक है। तो क्या है? एक प्रकार का प्रेरक है वो। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन किसका है? तो एक प्रकार की परिभाषा है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य छात्र की आंतरिक शक्ति को जागृत करना है, यह कथन है गिलफोर्ड महोदय का। आगे बढ़ते हैं। हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयों में से कोई एक मिठाई जो हमारे व्यवहार या ध्यान को ज़्यादा आकर्षित करती है,
तो वह क्या कहलाता है? देखिए, मिठाई हमारे व्यवहार को ज़्यादा आकर्षित कर रही है, उत्सुक कर रही है हमें, तो वह एक प्रकार का क्या है? उद्दीपक या फिर स्टिमुलाई है। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा कार्य को आरंभ करने, जारी रखने और नियंत्रित रखने की प्रक्रिया है। यह परिभाषा दी थी, अभी हमने पढ़ी है, गुड की परिभाषा पढ़ी थी इससे पहले, जिसमें उसमें 2 ही चीज़ें दे रखी थी, आरंभ करने और जारी रखने। तीसरी चीज़ मैंने कहा था उसमें एक चीज़ और है, नियंत्रित करने। तो ये 3 चीज़ें परिभाषा है, वो है गुड की। आगे बढ़ते हैं। अधिगम तक पहुंचाने के लिए राजमार्ग को कहते हैं। तो देखो, नेशनल हाईवे की बात किसने की थी? स्किनर ने की थी, तो उसे कहते हैं अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा की परिभाषा तो दी थी उसने, स्किनर ने। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के सिद्धांतों से संबंधित कौन सा युग्म असंगत है? तो असंगत यानी जो मेल नहीं खा रहा है। तो हम सीधा आंसर पर जाएंगे, बाकी आप देख लीजिएगा कि आवश्यकता प्रेरणा मैक्लेलैंड ने दी थी, आवश्यकता सिद्धांत मैस्लो ने दिया था, उत्तेजना सिद्धांत बर्लिन और हब ने दिया था, जबकि विरोधी प्रक्रिया सिद्धांत एटकिंसन से नहीं दिया था। तो टी आंसर आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। अभिप्रेरणा के आनुवंशिकी पैटर्न सिद्धांत के प्रतिपादक हैं, तो ये प्रतिपादक है लॉरेंज। आगे बढ़ते हैं। मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को कहा जाता है, ये नीड थ्योरी कही जाती है, इसे सिंपल सी बात है, या फिर इसे आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत भी कहते हैं, नीड हायरार्की थ्योरी भी इसे कहा जाता है। अगला प्रश्न है, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का किससे है? प्रेरणा से उपलब्धि आती है, हमेशा ध्यान रखना, प्रेरणा से उपलब्धि आती है, तो अधिगम से क्या आएगा? अधिगम से आएगा बोध, अंडरस्टैंडिंग आएगी, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार कहा है? अभिप्रेरणा को अधिगम का आधार किसने कहा है? वो कहा है सोरेनसन ने कहा है। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन नामक अंग्रेजी शब्द मूवेयर नामक शब्द से बना है। मूवेयर का अर्थ होता है, क्या होता है मूवेयर का अर्थ? होता है एक प्रकार का टू मूव या फिर चालन बोल सकते हैं, ड्राइव। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा वर्णित होती है, तो किसमें वर्णित होती है? भावात्मक जागृति द्वारा वर्णित होती है अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, स्नेह प्राप्त करने की इच्छा अभिप्रेरणा के संदर्भ में क्या है? तो ये है स्वाभाविक अभिप्रेरणा। अगला प्रश्न है, हैरी को हर दिन पहेलियों को हल करना बहुत पसंद है क्योंकि उसे पहेली को सुलझाना आनंददायक और रोमांचक लगता है। यह किस प्रेरणा का उदाहरण है? तो ये है अंतर्भूत अभिप्रेरणा का उदाहरण है। ठीक है, आनंददायक और रोमांचक है, तो उससे लग रहा है, तो इसका मतलब वो अंतर्भूत अभिप्रेरणा का एक प्रकार से एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, बाहुबली की नवीनतम चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है क्योंकि वह यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यह सर्वोत्तम उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? देखो, पहले से ये बाहर से किसी प्रकार का उसमें उसे पता नहीं है, लेकिन वो जो अंदर से मोटिवेट हुआ है उसे पढ़ने के लिए, तो ये आता है आंतरिक अभिप्रेरणा के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की किस तरह कार्य करते हैं? यह प्रेरक निम्नलिखित में से किस श्रेणी से संबंधित है? तो ये है आपका सामाजिक श्रेणी से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। एक छात्र बोर्ड परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम कर रहा है क्योंकि उसके पिता ने उसे अच्छे अंक लाने पर मोटरसाइकिल देने का वादा किया है। इसका अर्थ है, तो इसका अर्थ है कि देखो, बाहर से अगर बोलने की अगर अच्छे अंक लाएगा तो आपको बाइक दी जाएगी, तो इसका मतलब वो बाह्य अभिप्रेरणा का एग्जाम्पल है, बाह्य अभिप्रेरणा है। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा दी है, तो ये परिभाषा दी है जॉनसन ने कि अभिप्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो प्राणी के व्यवहार को इंगित और निर्देशित करता है। यह परिभाषा जॉनसन ने दी है। अगला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। इससे बालक क्या होता है? तो सशक्त अभिप्रेरणा है तो बहुत जल्दी वो चीज़ों को सीख जाएगा। अगला प्रश्न है, एक आंतरिक बल जो प्रोत्साहित करता है और व्यवहार परक प्रक्रिया के लिए बाध्य करता है एवं उस प्रक्रिया को विशिष्ट दिशा उपलब्ध कराता है, तो वह एक प्रकार की क्या है? वो एक प्रकार की अभिप्रेरणा है, मोटिवेशन है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायः अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो ये इस्तेमाल की जाती है आवश्यकता, जिसे नीड कहते हैं, जिसे अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न है, बालक को कक्षा में नियमित आने के लिए प्रेरित करने का उपयुक्त सुझाव इसमें क्या है? तो बहुत आसान सा प्रश्न है, तो डांटना नहीं है, आलोचना भी नहीं करनी है, जुर्माना भी नहीं लगाना है, प्रोत्साहन दीजिए, वो आएगा। ठीक है,
अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि है। तो कौन सी प्रेरणा की विधि है? रुचि उत्पन्न करना, रुचि से भी प्रेरणा होती है, प्रशंसा करने से भी प्रेरणा आती है, प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करोगे तो उससे भी वो मोटिवेट होगा। तो सभी आंसर इसमें सही होंगे। अगला प्रश्न है मनोवैज्ञानिक क्रैच व क्रैचफील्ड के अनुसार अभिप्रेरणा उत्तर देती है किस प्रकार। देखो अभिप्रेरणा, प्रश्न को समझिएगा, अभिप्रेरणा जो है उत्तर देती है किस चीज़ का उत्तर देती है? तो उत्तर देती है क्यों, हमें किसी कार्य को क्यों करना है। अगर आप किसी बच्चे को अगर बोलेंगे ये कार्य करिए, अगर उसको ये पता चल गया कि मैंने ये क्यों करना है, उसके लिए आपने पर्टिकुलर उसे रीजन दे दिया, तो अभिप्रेरित होकर काम को पूरा करेगा। तो क्यों का उत्तर देती है अभिप्रेरणा, और ये कहा है क्रैच व क्रैचफील्ड ने। अगला प्रश्न है अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम कीजिए। तो अभिप्रेरणा से संबंधित सही क्रम आप ऐसे करके याद कर सकते हैं, NDI सबसे अच्छा जो है, या फिर NDI और M, या फिर इस M को कभी कभी A भी कहते हैं, यानी कि नीड, ड्राइव, इंसेंटिव, मोटिवेशन या एराउजल। तो ये चीज़ें ऐसे करके आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले आवश्यकता होगी, D ड्राइव यानी प्रणोद होगा, I होगा इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, और फिर मोटिवेशन होता है, अभिप्रेरक होता है। तो इसका सही आंसर है क्या होगा इसमें? आवश्यकता आएगी सबसे पहले, प्रणोद आएगा, फिर प्रोत्साहन आएगा। आगे बढ़ते हैं। डॉट डॉट के अनुसार अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक प्रेरक तथा आकर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो ये किसके अनुसार ये परिभाषा है कि अभिप्रेरणा से तात्पर्य एक अभिप्रेरक तथा आकर्षण बल से होता है जो खास लक्ष्य की ओर व्यवहार को निरंतर ले जाता है। तो ये परिभाषा है मॉर्गन, किंग, विस्ज और स्कोपर की। ध्यान रखना एग्जाम पे जो है परिभाषा हूबहू आती है, उसके कुछ आपने टर्म्स याद रखने। तो टर्म्स अगर आप याद कर लेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो आपने कम से कम परिभाषाओं को लिखना है, लिखिएगा, और हर 2-3 दिन बाद अगर आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। हमें प्यास लगती है और हमें पानी दिख जाए तो वह कहलाता है। देखो प्यास लगती है और पानी दिखने लग जाता है। देखो एक प्रकार का इसे मरीचिका भी कहते हैं, जो आमतौर पर रेत रेगिस्तान में होता है कि आभास होता है, प्यास लगी है और आपको पानी दिख जाए। तो इस प्रकार का जो उद्दीपक होता है वो स्वाभाविक उद्दीपक है कि प्यास लगेगी और पानी दिख जाता है। अगला प्रश्न है अभिप्रेरक के निम्न कार्य हैं। तो क्या क्या कार्य अभिप्रेरक के? यह कार्य को प्रारंभ करते हैं। देखो प्रारंभ करना, जारी रखना और उसे नियंत्रित करना। एक परिभाषा हमने पढ़ी थी, गुड की परिभाषा पढ़ी थी। तो उसी प्रकार आरंभ करते हैं, उसमें गतिशीलता भी होती है। जब तक उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होती क्रियाओं को एक निश्चित दिशा की ओर प्रेरित करते हैं। तो सभी काम क्या कौन करता है? अभिप्रेरणा करती है। अगला प्रश्न है एक लड़का साइकिल चलाना सीखता है, वह बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी वह साइकिल चलाना नहीं छोड़ता क्योंकि उसे वह कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है। तो कौन प्रेरित कर रहा है उसे? उसे प्रेरित कर रहा है अभिप्रेरणा प्रेरित कर रही है। चाहे वो चोट लग जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन मुझे साइकिल चलाना सीखना है। अगला प्रश्न है जॉन पी डिसे को अभिप्रेरणा के घटक बताए हैं। यानी कि जो जॉन डी डिसेको हैं उन्होंने अभिप्रेरणा के कितने घटक बताए हैं? तो ये 4 घटक बताए हैं। आगे बढ़ते हैं। सामुदायिकता है। तो सामुदायिकता क्या है? सामुदायिकता एक प्रकार से अर्जित सामाजिक अभिप्रेरक है सामुदायिकता। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अफीम का सेवन करता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। तो देखो अफीम का प्रेरक तो जन्मजात तो आया नहीं, बाद में सीखा है उसने। तो एक प्रकार का अर्जित क्या है? अर्जित अभिप्रेरक है। अगला प्रश्न है एक पशु अपने बच्चे को मारकर खा जाता है, इस क्रिया में अभिप्रेरक है। अब ये अर्जित है क्योंकि देखो जन्मजात ये चीज़ें नहीं आती, उसको जो है परेशानी है उस वक्त, उसके जो ज़रूरत है। तो इस प्रकार की जो अभिप्रेरणा होती है वो अभिप्रेरक क्या है? वो अर्जित अभिप्रेरक है। आगे बढ़ते हैं। आंतरिक अभिप्रेरणा के साधन है। तो आंतरिक अभिप्रेरणा के साधन कौन है? तो आंतरिक जो है जो अंदर से आता है, यानी कि स्वयं की इच्छा। आगे बढ़ते हैं। अभिप्रेरित व्यवहार बालक को पहुंचाता है। तो कहाँ तक पहुंचाता है? वो हमेशा उसको उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी शब्दावली प्रायो अभिप्रेरणा के साथ अंतः बदलाव के साथ इस्तेमाल की जाती है? तो कौन की जाती है? हमेशा आवश्यकता
इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही हमेशा सफल होते हैं। तो बच्चे जरूरी नहीं हमेशा सफल हों, ठीक है, नेगेटिव बताना, हमें कभी असफल भी होंगे, कभी ज़्यादातर सफल भी होंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मैंने एक बच्चे को एक अवधारणा समझाने का प्रयास किया पर वह इसे नहीं समझ पाया। कुछ समय बाद जब मैं उसी बच्चे को इस अवधारणा को समझाने का प्रयास किया तो बच्चा तुरंत समझ गया। ऐसा होने का कारण क्या? तो देखो, अगर बच्चे को कोई चीज़ अगर आप छोटे उम्र में जब वो परिपक्व नहीं है तब बता रहे हैं तो हो सकता है उसे ना आए, लेकिन कुछ समय बाद उसी चीज़ को आप उसी लहजे में बता रहे हैं, उससे समझ में आ गया, इसका मतलब उसमें परिपक्वता आ रही है, इसलिए वो चीज़ों को समझ गया। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? तो मैं सीधा आंसर बता रहा हूँ, तो इसका सहमत होना चाहिए, यानी कि बाकी नेगेटिव आंसर होंगे, हम पॉजिटिव आंसर की ओर जाएंगे कि बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तो इस कंडीशन को हम बाह्य अभिप्रेरणा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संबोधित कर सकता है। क्या कर सकता है? इसका सही आंसर है विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने से। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है। तो कौन अभिप्रेरणा से संबंधित नहीं है? तो इसका आंसर है क्या है? डी आंसर इसका सही होगा। अभिप्रेरणा साधन नहीं साध्य है, वह साधन तक पहुंचाने का मार्ग प्रस्तुत करती है। जो अभिप्रेरणा है वो एक प्रकार का साधन नहीं है बल्कि वो साध्य है। आगे बढ़ते हैं, किस प्रेरक की आवश्यकताओं की पूर्ति होना जरूरी है? तो किसकी है? जो जन्मजात प्रेरक है, जैसे भूख, प्यास, ये डर, खुशी, इन चीज़ों की जो है पूर्ति होना जरूरी है। तो जो जन्मजात प्रेरक होते हैं इनकी पूर्ति आवश्यक होती है। किस प्रेरक में उद्दीपक का होना आवश्यक है? तो किस में? जो अर्जित प्रेरक होते हैं उसमें उद्दीपक का होना आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है, जब प्राणी को कोई आवश्यकता महसूस होती है तो उससे एक विशेष प्रकार का तनाव पैदा होता है, तो अभिप्रेरणा का सोपान है। तो कौन सा सोपान है? तो इसमें आता है चालक, यानी कि आवश्यकता महसूस हो रही तो एक प्रकार की क्या है? चालक उसमें हो रहा है। जो आवश्यकता महसूस होती है और एक प्रकार का तनाव पैदा होता है उसमें, आवश्यकता तो महसूस हो रही है लेकिन उन्हें तनाव भी उत्पन्न हो रहा है, तो ये अभिप्रेरणा का सोपान है, उस सोपान को बोलते हैं चालक। आगे बढ़ते हैं, जब प्राणी को किसी प्रकार की कमी या अधिकता महसूस होती है तो यह उसकी क्या कहलाती है? वो उसकी आवश्यकता कहलाती है। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यार्थी को विश्वास है कि किसी पुस्तक से आने वाले प्रश्न पत्र में उस पुस्तक से 4 प्रश्न मिलने की संभावना है तो वह उस पुस्तक को पूरी पढ़ना चाहेगा। तो यह किसका उदाहरण है? एक प्रकार से प्रोत्साहन का उदाहरण, कि उसे पहले से पता है कि 4 प्रश्न यहाँ से आना है तो इसे मैंने पढ़ना है, तो एक प्रकार का क्या है? इंसेंटिव है उसके लिए। आगे बढ़ते हैं, किसी प्राणी के उत्तेजित होने की सामान्य अवस्था क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है उत्तेजना। सामान्य अवस्था है तो उत्तेजना हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं, लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र पूर्ण साधन होता है। आवश्यकता की पूर्ति होते ही व्यक्ति को किस चीज़ की प्राप्ति हो जाती है? तो उसे प्रोत्साहन की प्राप्ति हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा अभिप्रेरणात्मक चक्र जो स्वयं नहीं चलता बल्कि संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है तो उसे कहा जाता है संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र। संज्ञानात्मक अभिप्रेरणात्मक चक्र कहलाता है जिसमें स्वयं नहीं चलता बल्कि उसे संज्ञान के द्वारा चलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? तो कौन सा होता है? बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना एक प्रकार से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरक है? तो क्रोध है अपने आप में मनोवैज्ञानिक अभिप्रेरणा, दुख भी है, भय और प्रेम भी है, तो सभी आंसर इसमें सही होंगे। निम्न में से कौन सी विधि अभिप्रेरणा की उचित विधि नहीं है? तो कौन सी विधि उचित नहीं है? तो नेगेटिव आंसर की ओर जाना है, तो दंड और का प्रयोग जो है हमेशा नेगेटिव होता है और यही आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अभिप्रेरणा के संज्ञानवादी व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो जो संज्ञानवादी जो व्यवहार सिद्धांत दिया था वो दिया था लेविन, ल्यूकाम एवं वर्दीमर ने। जो डी आंसर है ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से जो बालक को अभिप्रेरित नहीं करता है वह क्या है? तो क्या अभिप्रेरित नहीं करेगा? उसे अरुचि का होना, एक प्रकार की अरुचि उसे अभिप्रेरित कभी भी नहीं करेगी। अगला प्रश्न है, जो प्रेरक
वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है, उसे क्या कहते हैं? वातावरण से, यानी कि हम बाहर से एक्वायर कर रहे हैं, यानी कि अर्जित प्रेरक वातावरण के संपर्क में आने से विकसित होता है। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा चक्र के संबंध में कौन सा क्रम सही है? तो कौन सा सही है? मैंने आपको बताया था NDI, ऐसे करके बताया था ना, NDI। तो सबसे पहले इन तीनों को ही देखते हैं। नीड, जिसमें आवश्यकता होगी, D ड्राइव होगा, और I इंसेंटिव होगा। ठीक, तो इसमें जो आपका आंसर बन रहा है वो बन रहा है आवश्यकता, उत्तेजना, बल प्रेरणा, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो ये आपका सही आंसर, सॉरी ये नहीं आंसर, NDI, उत्तेजना पहले कहाँ जाएगी? ड्राइव आएगी ना, प्रेरणा। तो आवश्यकता, प्रबल प्रेरणा, उत्तेजना, लक्ष्योन्मुखी व्यवहार, उपलब्धि, उत्तेजना में कमी। तो ए आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। स्वधारणा अभिप्रेरक है, तो स्वधारणा अभिप्रेरक है, तो यह चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा होती है, स्वधारणा अभिप्रेरक। आगे बढ़ते हैं। एक बालक राजस्थान सरकार की नीतियों की आलोचनात्मक व्याख्या प्रस्तुत करता है, यह अधिगम व्यवहार किस अनुच्छेद में रखा जाता है? तो देखो, आलोचनात्मक व्याख्या कर रहा है, देखो आलोचना नहीं कर रहा, आलोचनात्मक अलग चीज़ है, क्रिटिसाइज अलग चीज़ होता है, एक समालोचना होती है। तो उसमें क्या होता है, उसके नेगेटिव पक्ष और पॉजिटिव पक्ष दोनों को देखा जाता है। तो इसका सही आंसर है संज्ञानात्मक। आगे बढ़ते हैं। मैस्लो ने अभिप्रेरणा सिद्धांत में कितने कारक बताए? तो उन्होंने बताए हैं, मैस्लो की जो नीड थ्योरी है, तो उसमें उसने 5 बताए। देखो इसमें आंसर नहीं है, ए दिया है, बी इसमें दिया है, तो 5 हैं। तो ऐसे करके बनता है वो 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले इसमें शारीरिक आवश्यकताएं होती हैं, फिर सुरक्षा होती है, फिर प्रेम होता है, फिर आत्मसम्मान होता है, फिर आत्मसिद्धि होती है। तो जो 5 जो इसमें बताए हैं, ये मैस्लो ने बताए। आगे बढ़ते हैं। अधिगम में अभिप्रेरणा का महत्व होता है, क्योंकि नया सीखने वालों में अधिगम के लिए रुचि का सृजन करती है। तो डी आंसर इसका सही होगा। आगे बढ़ते हैं। आप जो है ध्यान से जो है इसे देख सकते हैं, और आंसर भी आप देख सकते हैं। अगर कुछ आपको लगता है कि इसका आंसर ये होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम। यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक या सामने रखी वस्तु से जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है संबंधन। तो संबंधन कहलाता है यदि किसी क्रिया को स्वाभाविक उद्दीपक या सामने रखी वस्तु से जोड़ा जाता है तो उसे संबंधन कहा जाता है। मैं सभी जो है ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि अगर सभी ऑप्शन पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और बहुत लंबी वीडियो फिर अपने आप में फिर बोर कर लेती है। तो हम सीधा आंसर पे आते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना है कि एग्जाम में हमें सही आंसर पे ही जो है क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति होना ज़्यादा आवश्यक नहीं हो, लेकिन यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक मानी जाती है, तो वो क्या होती है? वो होती है गैर अनिवार्य आवश्यकताएं, जिसकी पूर्ति होना ज़्यादा आवश्यक नहीं हो। अगला प्रश्न है, चालक शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो चालक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था वुडवर्थ ने। जॉन पी डेसेको ने अभिप्रेरणा के 4 घटक बताए हैं, उनमें से कौन सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो उन्होंने आकांक्षा बताया, उत्तेजना बताया, प्रोत्साहन बताया, लेकिन चालक नहीं बताए। अगला प्रश्न है, एक बच्चा गणित के प्रश्न इसलिए हल करता है कि उसे दंड नहीं मिले, तो यह किसका उदाहरण है? तो देखो 2 टाइप की अभिप्रेरणा होती है, सकारात्मक भी होती है, नकारात्मक भी होती है। तो ये नकारात्मक अभिप्रेरणा का क्या है? एग्जाम्पल है। अगला प्रश्न है, प्रक्षेपण विधि द्वारा किसका अध्ययन किया जाता है? तो प्रक्षेपण विधि एक अचेतन मन का अध्ययन करने की एक विधि है, प्रक्षेपण विधि, जिसमें अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक आवश्यकता कौन सी है? तो इनमें से प्राथमिक आवश्यकता है दैहिक, जो शरीर से संबंधित आवश्यकता है वो हमेशा प्राथमिक आवश्यकताओं में आती है। अगला प्रश्न है, मूल प्रवृत्ति के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? मूल प्रवृत्तियों का सर्वप्रथम प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने, सर्वप्रथम इसने किया था। और मूल प्रवृत्ति दी थी आपने मैकडूगल का, इसमें नाम भी सुना था, तो वो उन्होंने बाद में किया था। तो सर्वप्रथम जो प्रयोग किया था विलियम जेम्स ने किया था, बाद में विलियम मैकडूगल ने भी इस पर कार्य किया था। अगला प्रश्न है, किस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति जब
भी किसी उद्दीपक को देखता है तो वह उस उद्दीपक के प्रभाव से अनुक्रिया को करता है। जैसे अगर आप नींबू देखते हैं, आपके मुंह में अपने आप पानी आ जाता है, तो यह अनुक्रिया को प्रदर्शित कर रहा है। कौन से अनुक्रिया के सिद्धांत को? उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत को प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न है, लक्ष्य तक पहुंचने का एकमात्र साधन क्या है? तो आपको क्या होना चाहिए? प्रोत्साहन होना चाहिए और मोटिवेशन आपको मिलना चाहिए। तो सही आंसर होगा प्रोत्साहन इसमें। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा व्यक्तियों की दशा का वह समूह है जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार को स्पष्ट करती है। तो यह परिभाषा दी है, ये परिभाषा दी है वुडवर्थ ने। आगे बढ़ते हैं। हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयाँ जो हमारे व्यवहार या ध्यान को आकर्षित करती हैं, तो वह एक प्रकार का क्या है? प्रेरक। तो वो हमें क्या कर रहा है? प्रेरित कर रही है। तो एक प्रकार का प्रेरक है। बढ़ते हैं आगे। हमें प्यास लगती है तो हमें पता है कि मटकी में पानी होता है, और दूर से हमें कोई मटकी दिखाई देती है तो वह मटकी देखकर हम पानी की संतुष्टि मिलती है कि वहाँ उसमें पानी होगा। तो वह मटकी अपने आप में क्या कहलाएगी? तो वो कहलाएगी अस्वाभाविक उद्दीपक। देखो, पानी है स्वाभाविक उद्दीपक, लेकिन हमें पता है मटकी में पानी होता है, तो उस कारण मटका अपने आप में क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपन है। तो हमें पता है कि मटकी में पानी होगा, तो स्वाभाविक तो पानी है, लेकिन किसके अंदर हो? मटके के अंदर। तो मटका अपने आप में क्या है? अस्वाभाविक उद्दीपक है। आगे बढ़ते हैं। यदि किसी क्रिया को अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा जाए तो इसे क्या कहा जाता है? तो अस्वाभाविक उद्दीपन के साथ जोड़ा जाता है, तो उसे हम एक प्रकार से अनुबंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया समाप्ति पर दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? वो एक प्रकार का पुनर्बलन कहलाता है, जो क्रिया के दौरान या क्रिया समाप्ति पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है, मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? अंग्रेजी के मोटिवेशन से उठी है। ठीक है, मोटिवेशन से उठी, जो कि हमने जो है पढ़ा था, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें मोटिवेशन नहीं तो मोटम, तो हम कह सकते हैं मोटम। ठीक है, तो मोटम अपने आप में अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक, सॉरी मोटम और मोवेरी ये क्या है? लैटिन भाषा के शब्द हैं, ये लैटिन भाषा के शब्द हैं। तो अंग्रेजी भाषा के मोटिवेशन मोटिव से लिया गया है, जिसका मतलब है, उसका मतलब क्या है? गति, यानी गति प्रदान करना। अगला प्रश्न है, अधिगम में अभिप्रेरणा को बढ़ाने के लिए अध्यापक को यह प्रयास नहीं करना चाहिए। किस चीज़ का प्रयास नहीं करना चाहिए? उसको अहम को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, आंतरिक या स्वाभाविक अभिप्रेरणा का उदाहरण है। तो आंतरिक और स्वाभाविक अभिप्रेरक का उदाहरण है अनुकरण। अगला प्रश्न है, हिलगार्ड ने कहा कि आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है तथा चालकों की किसके द्वारा संतुष्टि होती है? ठीक है, तो किसके द्वारा संतुष्टि होती है? चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है, और यह कथन मोटिवेशन या अभिप्रेरणा से संबंधित है। यानी कि आवश्यकता से चालक की उत्पत्ति होती है तथा चालकों की प्रोत्साहन द्वारा संतुष्टि होती है, और यह कथन अभिप्रेरणा से संबंधित है। अगला प्रश्न है, उपलब्धि प्रेरणा एक क्या है? सामाजिक प्रेरक है। तो उपलब्धि प्रेरणा क्या है? एक प्रकार का सामाजिक प्रेरक है। अगला प्रश्न है, मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक किसे कहा जाता है? तो मानवतावादी मनोविज्ञान के आध्यात्मिक जनक माने जाते हैं मैस्लो। आगे बढ़ते हैं, उपलब्धि परीक्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत जो दिया था वो दिया था डेविड मैक्लीलैंड व एटकिंसन ने 1961 में दिया था उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम के विभिन्न सिद्धांत किसकी व्याख्या करते हैं? तो वो व्याख्या करते हैं अधिगम के उत्पन्न एवं व्यक्त होने की, ये व्याख्या करते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा मूल्यांकन का ... उद्देश्य है। तो कैसा उद्देश्य है? ये एक प्रकार का मौलिक उद्देश्य है। और आज का अंतिम प्रश्न है, एक अध्यापक अपने छात्रों को क्या कहे कि वे आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ कार्य करने लग जाएं? तो ये बिल्कुल आसान सवाल है, आप देखिएगा इसमें कि वह अध्यापक क्या कहे कि वे आंतरिक अभिप्रेरणा के साथ कार्य करने लग जाए। तो सिंपल सी बात है कि वो अभिप्रेरणा के साथ कार्य करने लग जाएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा, ध्यान रखना, आंतरिक अभिप्रेरणा है और उसके बाद कार्य कर रहा है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? तुम प्रदीप की तरह क्यों नहीं कर सकते? देखो उसने एकदम ठीक कर दिया है,
या फिर जो कल कविता याद करके सुनाएगा उसे मैं घूमने के लिए ले जाऊंगा, या फिर तुम सीखने का प्रयास तो करो, मुझे विश्वास है कि तुम यह सीख जाओगे। तो देखो आंतरिक अभिप्रेरणा वो जो है ये वाला आंसर होगा कि टीचर कह रहा है उससे कि तुम सीखने का प्रयास तो करो, मुझे विश्वास है कि तुम यह सीख जाओगे। तो ये सबसे उपयुक्त आंसर है। प्रदीप की तरह इस प्रकार का तुलना तो करनी नहीं है, भाई अभिप्रेरणा हो जाएगी, तो सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने आज मोटिवेशन अभिप्रेरणा से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखी, उसका अर्थ जाना। वन लाइनर जो है कम से कम हमने 25 क्वेश्चन उसमें वन लाइनर किए थे और 90 क्वेश्चन हमने ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज है इससे आपको अभिप्रेरणा से संबंधित जो 1-2 प्रश्न आपके आगामी एलटी भर्ती परीक्षा या लेक्चरर भर्ती परीक्षा या फिर सीटेट यूटेट में जहाँ भी आपको देखने को मिलेंगे, आपको सभी क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। आप 1 बार 2 बार या 3 बार इसे देखिएगा काम करते हुए। आप हेडफोन से सुन सकते हैं या फिर आप नोट्स के द्वारा भी वन लाइनर नोट्स बना सकते हैं और आपको ये बहुत सहायक सिद्ध होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नए टॉपिक में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।